हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कर रहे हैं हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज, मॉडर्न हिस्ट्री की, जो हम सेकंड क्लास आज करने वाले हैं। आई होप लास्ट जो क्लास हमने पढ़ी है आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन चाहे थोड़े होंगे पर क्वेश्चन की डिटेल्स, क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी तैयारी होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्वेश्चंस तो ऐसे प्रैक्टिस तो बहुत सारी बुकों में लिखी पड़ी है। तो हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी बेहतरीन तैयारी भी है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब सिर्फ क्या होता है कि टॉपिक को थोड़ा समझना भी होता है। तो हर बच्चों को लेके हमें जो चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट जो क्वेश्चन हुए थे उनके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित शब्द कार्तेज व्यवस्था। कार्तेज व्यवस्था क्या होती है? तो ध्यान से सुनिए और याद करिए, रिमाइंड कीजिए। लास्ट जो क्लास थी मैंने उसमें आपको बताया था कार्तेज का या कार्टेज या आर्मेडा, ये एक शांत जल की जो नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी है, उसके तहत ये नीति थी। तो जो आपका फ्रांसिस्को डे अल्मेडा था ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये मैंने पढ़ाया आपको, जिसको वायसराय कहा गया था, प्रथम वायसराय के रूप में आया था पुर्तगालियों का। इसने एक नीति चलाई थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ये जो पॉलिसी है इसको शांत जल की नीति भी कहते हैं, ठीक है भाई, शांत जल की नीति कहते हैं, आपको पता चल गया, दोनों नाम है। इसके तहत है ना, इसमें जो है एक तो कार्टेज, कार्टेज भी लिखा हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कार्तेज भी लिखा हो सकता है, या फिर ऐसे कार्तेज खाली ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कार्तेज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्मेडा या बेड़ा, समुद्री जल का बेड़ा। तो इसके तहत क्या बताया था मैंने आपको कि एक अनुमति पत्र लेना होता था, मतलब एक तरह से जहाँ पे आपको वो करना है, व्यापार करना है समुद्र में, आपको टैक्स दे के ये पत्र लेना होता था कि भाई हम इसमें यहाँ यहाँ जा रहे हैं, ये इतना माल है, ये चीज़ें हैं, और साथ में हमारा जहाज तुम्हारे साथ जाएंगे, और उन जहाज़ों का खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा। एक तरह से क्या था, ये टैक्स था, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर था। ये कह रहे हैं कि या कार्तेज, क्या आप बताइए हमें, क्या ये समुद्री मार्गों पर एक सुरक्षा कर था? बिल्कुल हो सकता है। स्थल व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा करता, स्थल मार्ग की तो कोई बात ही नहीं हुई है। एक प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था नहीं थी ये, एक टैक्स था, एक तरह से अनुमति पत्र था। उपरोक्त सभी तो होंगे ही नहीं। आप एक भी अगर उसमें कंफ्यूजन है कि भाई स्थल, ये स्थल की बात हुई नहीं थी, हमने कभी स्थल को पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे तो ये गलत है। तो उपरोक्त सही वाला ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। उसके बाद दो बचेंगे, उन दो में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर है, ये एक टैक्स था समुद्री मार्गों का, न कि एक व्यापारिक व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर जाएगा आपका ए। तो इस वाले क्वेश्चंस का, पुर्तगालियों वाले का, कार्तेज का राइट आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चार, तीन आपको ऑप्शन दिए हैं, और तीन ऑप्शनों को आपको पढ़ के ये बताना है कि क्या ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है, कौन सा सही है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से ये पढ़ो कि पुर्तगाली ने जब गोवा पर अधिकार किया था, उस वक्त पुर्तगालियों का जो वायसराय था वो कौन था? तो गोवा पर अधिकार तो भाई हमने पढ़ा है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। अल्बुकर्क, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। अल्बुकर्क मैंने आपको बताया था 1610 में गोवा पर, 1611 में इसने हरमूज मलक्का जल संधि पर, और 1615 में इसने हरमूज जल संधि पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये राइट आंसर है। 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फ्रांस की खाड़ी में स्थित हरमूज से लेकर, हमने पढ़ा हरमूज पर बिल्कुल अधिकार हो गया था, हरमूज से मलाया मलक्का तक इनका अधिकार हो गया था। पूरे समुद्र तट पे मैंने आपको बताया इनका कब्जा हो चुका था। जब ये समुद्र में कोई और व्यापार करता था, उससे टैक्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हीं का ही कब्जा है समुद्र पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा कि पुर्तगालियों ने दक्षिण में कुछ उनकी इश्यूज हुए हैं, क्योंकि दक्षिण वाले एरिए में इनका कोई ज्यादा अधिकार था ही नहीं मुगलों का, तो कभी इनको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। तो ये तीसरा तो रोंग है आपका, और फर्स्ट और सेकंड जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष।
व्यापारिक कंपनियां जो आ रही है, डच हैं, पुर्तगाल हैं, ये सब हैं, ठीक है, हॉलैंड है, ये सब कह रहे हैं इनके संघर्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो हमें बता दीजिए। असत्य पूछ रहे हैं। तो पहला, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकारों के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। भाई इस चीज को ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग में पुर्तगालियों का पूरे समुद्रिक मार्ग पर कब्जा हो चुका था। एक टाइम ऐसा आता है, दूसरे देशों को, दूसरे यूरोपीय देशों को ऐसा लगता है कि अब हमारा भी यहाँ अधिकार होना चाहिए। इनके पुर्तगालियों के साथ स्पेन भी था, और स्पेन और पुर्तगालियों का एक समुद्रिक बेड़ा था, पूरा ताकतवर एक जहाज था, जिसको अंग्रेजों ने 1588 में परास्त भी किया था। तो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि इनका जो स्पेनी और पुर्तगालियों ने, स्पेन भी इसके साथ था क्योंकि स्पेन के शासक को जो वहाँ का जो राजकुमार था उसको भी इंटरेस्ट था बाहर व्यापार करना, घूमना, तो उसका भी एक तरह से अधिकार हो रखा था, पुर्तगालियों का भी। तो इसके खिलाफ इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिकों ने क्या नीति अपनाई थी, संघर्ष किया था इनको और अपना कब्जा कर लिया था। तो ये राइट है। इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया था। इंडोनेशिया पर डच का अधिकार हो गया था। इंडोनेशिया, जब हम डच को पढ़ते हैं तो डच के बारे में बताया गया है कि डचों का भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में जो है इंटरेस्ट था। वो भारत में इतना ज़्यादा कोई व्यापार वगैरह नहीं करते हैं, कम ही करते हैं, हालांकि होती है उनकी फैक्ट्री, बाद में वे चले जाते हैं कहाँ पे, जो इंडोनेशिया आसपास के इलाकों में। तो फ्रांस का तो कभी अधिकार हुआ ही नहीं था, तो जो है डचों का था, तो ये आपका रोंग होगा। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजियों ने अधिकार कर लिया था। पहले पुर्तगालियों का तो आपको पता है, पुर्तगाली, फ्रांस सबको पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। भारत और श्रीलंका और मलाया के व्यापारों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, ये राइट आंसर है। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों में थी, बिल्कुल ये राइट है। तो हमसे पूछा असत्य है, तो ये वाला असत्य है, इंडोनेशिया पर जो है फ्रांस का अधिकार नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलने आया? और पहले डेट देख लीजिए, डेट देखते ही आपको याद आ जाएगा। सभी भागों के व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाले एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, इसने 1615 वाली डेट याद रखनी है आपको, पर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? तो देखिए, ये जो कैप्टन हॉकिंग्स है, इन दोनों में से हमें सर्च करना है। हालांकि जो ये चाइल्ड है, ये इनका कोई रोल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो एक अंग्रेजी व्यापारी वगैरह थे, कहीं इनका थोड़ा बहुत नाम जिक्र आ जाता है, इनका कोई रोल नहीं है। कैप्टन हॉकिंग्स और सर टॉमस रो के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। इंग्लैंड में जो कंपनी बनी थी वो 1599 में बनी थी। एक ही क्वेश्चंस को ध्यान में, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, तो अंग्रेजों की 1580 से, फिर 88 से, फिर मतलब पहले तो जो सबसे पहले वो क्या था वो, विलियम डेक, विलियम डेक आया था, पूरा उन्हें समुद्र का चक्कर काटा था। उसके 1580 में जो है इन्होंने, 88 में इसको, 80 में जो है विलियम डेक ने पूरे समुद्र का चक्कर काटा था, फिर वापस चला गया। अंग्रेज की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद जो है 1588 में जो अंग्रेजों ने इनका जो स्पेनी और पुर्तगालियों का जहाज है उसको पराजित किया था। उसके बाद एक जेम्स लंकास्टर है, वो रेड ड्रैगन जहाज से तमिलनाडु के निकट आया था। जब मैंने आपको सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ उसमें सब चीजें हैं ये, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि मैंने सबको पढ़ाया है मतलब जो भी है ये चीज़ें स्टार्टिंग है, आप बुक्स में अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं जिन बच्चों ने। अगर किसी को कोर्स लेना है तो कोर्स तो अवेल है मेरा अचीवर्स एकेडमी पे, अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, वहाँ पे मेरा कोर्स अवेल है, सब चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से हो चुकी थी। उसके बाद एक जेम्स लंकास्टर है, वो रेड ड्रैगन जहाज से तमिलनाडु के किनारे आया था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेड ड्रैगन जहाज भारत में हॉकिंग्स लेके आया था, नहीं। रेड ड्रैगन जहाज तो भारत में सबसे पहला जहाज आ चुका था और इन कंपनी आने से पहले भी। उसके बाद फिर है 1599 में एक लिवेंट कंपनी है, स्थल मार्ग से वो आई थी, स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी, वो जो समुद्री मार्ग वाली कंपनी से भी पहले कंपनी आ चुकी है स्थल मार्ग से यहाँ पे व्यापार करने के लिए, ठीक है? समुद्री जो कंपनी आई है वो आती है 1599 में तैयार होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि बैकग्राउंड इसका बहुत ज्यादा है, ऐसा कि नहीं है कि सीधा हम 1600 से ही पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 1599 है, जॉन ने कंपनी बनाई थी, ठीक है? जॉन की कंपनी भी जिसको कह देते हैं, जिसमें 217 लोग थे,
ठीक है। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। हालांकि इसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहने लगे थे, पहले तो इसको कहते थे गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ये वाला नाम था इसका पहले तो, ठीक है। तो ये वाली कंपनी इन्होंने बनाई थी 217 लोगों ने 1599 में। समुद्री कंपनी भी, हम व्यापार करने भारत में जाएंगे, इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। उस टाइम भारत में अकबर का टाइम था। कई बार पूछा जाता था जिस वक्त ब्रिटिश ने कंपनी बनाई थी उस वक्त भारत में किसका राज्य था, कौन मतलब भारत में शासन कर रहा था, मुगल, अकबर था। पर जिस टाइम भारत में हॉकिंग्स आया, सर टॉमस रो आया, उस टाइम भारत में कौन था, उस टाइम भारत में जहांगीर था। तो वो सारे पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो भाई इन्होंने ना 1599 में, अंग्रेजों की बात बता रही हूँ मैं आपसे क्योंकि टॉपिक अंग्रेज का ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमसे पूछा गया है ना, हमसे पूछा गया है कि भाई 1615 में कौन आया था, तो मैं उससे पहले आपकी थोड़ी सी उसकी जो है बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ। एक मिनट, उसका बैकग्राउंड आपको मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, 1599 में 217 लोगों ने कंपनी बना ली और 24 लोगों ने, इन्हीं में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम पढ़ते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 24 लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बना दिया इन 217 में से, भाई जो सारी चीजें देखेंगे। और ये बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये कहाँ पर रहेगा, ये आपका ब्रिटेन में ही रहेगा, ब्रिटेन में। बाकी जो लोग हैं वो भारत में व्यापार करने आ जाएंगे। 1600 में इसको अथॉरिटी दे दी थी महारानी एलिजाबेथ ने। महारानी एलिजाबेथ ने जो सिग्नेचर की है, जो पास आउट किया इस चीज को, एलिजा टेलर प्रथम है, महारानी एलिजा टेलर प्रथम है इसका पूरा नाम। इसने कहा था भाई ठीक है आप जाओ व्यापार कर लो, 15 वर्ष के लिए अनुमति दे दी थी, ठीक है। यहाँ तो गए, कंपनी पहले ही बन गई थी, अथॉरिटी 1600 में ले ली थी। उसके बाद 1600 में इसकी जो मृत्यु हो जाती है 3 में, तो 1604 में जो जेम्स प्रथम है वो यहाँ का शासक बनता है, ठीक है, जेम्स प्रथम। ये जो जेम्स प्रथम है ना, इससे अब ये क्या कहते हैं 1604 में, सुनिए, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले, ये कहते हैं कि भाई है ना, हम भारत में व्यापार करने जाएंगे ना, तो व्यापार करने तो ये 1600 में आ जाते हैं, भारत में नहीं आएंगे, पर तुर्की वाले एरिया में, इंडोनेशिया में, इन सब में घूम फिर के देख दाख के व्यापार घूमते रहते हैं। 1604 में जो जेम्स प्रथम है ना, इससे इन्होंने कहा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले हैं, कि भाई जब हम भारत में व्यापार करने जाएंगे ना, तो हमें ना एकदम सीधी अथॉरिटी कोई नहीं देगा। आप ऐसा करो, एक पत्र लिख दो, अपने नाम से एक पत्र लिखवा दो, जो जाके हम वहाँ का जो भी नवाब होगा या जो भी वहाँ का मुगल प्रशासक होगा, हम उसको दे देंगे कि हमारे नवाब ने, जैसे आप देखो, मैं किसी बच्चे को मैं किसी या आप किसी बच्चे को क्लास में बुलाने जाते हो कि मैम मेरा कोई दोस्त है या मेरी कोई फ्रेंड है, आप उसको भेज दीजिए। तो मैडम इतना जल्दी नहीं भेजेगी, रुको क्लास चली हुई है बाद में भेजती हूँ, आप रुको वेट करो। बट हम बोलेंगे मैम, हमारी मैम ने बोला है कि उसको भेजना है, तो मेरी मैम का नाम सुनते ही वो उसको भेज देगी, क्योंकि उसको अथॉरिटी किसी बड़े आदमी ने दी है, मतलब किसी बड़े आदमी ने बुलाया है जिसकी कोई वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों ने, जिन जो इनमें से कंपनी में से कुछ लोगों, स्पेशल खास खास लोग होते हैं ना, जो चीज़ों को देखते हैं संभालते हैं, हेड बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप ना, आप एक जो पत्र लिख के दे दो। इन्होंने कहा कि पत्र हम आपको मुगल को, जो प्रशासक को दिखा देंगे। तो जेम्स प्रथम के नाम से यहाँ पे एक पत्र लिखा गया, और पत्र किसको देना था, जो वहाँ पे शासक था वो था जहांगीर। उसके लिए 1608 में किसको भेजा गया था, जो है हॉकिंग्स को भेजा गया था। हॉकिंग्स जो है ना, वो 1609 में पहुंचता है उसके दरबार में, ठीक है। सूरत के मार्ग से जाएगा, ये सब चीजें पढ़ी होते हैं हम। सूरत के मार्ग से जाएगा, आगरा में जाकर किसको मिलेगा, ये जाके मिलता है जहांगीर से, जहांगीर को जाके मिलेगा, बातचीत होगी। इसको फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान था, उस भाषा में बातचीत करता है, इसको इम्प्रेस करता है। बदले में ये इसको क्या करता है, 400 का मनसबदार दे देता है, फिरंगी की उपाधि देता है। उसके बाद जो है उसको बोल देता है कि भाई आपकी शादी भी यहीं करा देंगे, शादी भी वहीं करा दी जाती है। उसके बाद उसको पश्चिमी तट वाली बंदरगाह भी आप पश्चिमियों पे अपनी बंदरगाह जो है अपनी फैक्ट्री बना सकते हो, ठीक है। पर इस वक्त जो है पुर्तगालों का यहाँ ज्यादा शासन था, पुर्तगाली ज्यादा अपने दबदबा रख रहे थे यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पश्चिमी तट पे अथॉरिटी मिली थी, ठीक है, पश्चिमी तट पर ही। और हालांकि इन्होंने पूरी तट पर एक बंदरगाह बनाई थी 1611 में, जिसको मछलीपट्टनम बंदरगाह, मछलीपट्टनम की फैक्ट्री जो है ना बनाई थी, अपनी मछलीपट्टनम की फैक्ट्री, अस्थायी रूप से, जिसको पुर्तगालियों ने कैंसिल करा दिया था 1611 में। इनकी जो स्थायी फैक्ट्री बनी थी वो सूरत में बनी थी 1613 में, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़े हुए हैं।
तो फिर है ना इनका ना पेट से नहीं भरा, इनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ 1600 जो ये हॉकिंस को अधिकार मिले थे कि आप पश्चिमी तट पे जो है फैक्ट्री बना सकते हो। तो इन्होंने फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा जो था सर टॉमस रो 1615 में। उसको कहा कि आप वो सारे अधिकार लेके आओ कि पूरे मुगल प्रशासक में हम अपनी कहीं भी फैक्ट्री बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, सॉरी सॉरी, पीछे गया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये था कि भाई 1615 में कौन आया था, तो ये आया था आपका सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आया था आपका, जिसने क्या किया था, यहाँ पर जो भी सारे एरियाज में मुगल साम्राज्य में सभी भागों में, पहले तो जो है टॉम हॉकिंस को तो पश्चिमी तट पे मिली थी, सभी भागों में जो है अथॉरिटी ले ली थी। ये वाली बात आपको समझा रही थी मैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। पहला ही गलत है। अंग्रेजों ने बंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, और ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि पुर्तगाली जो शासक था, क्योंकि जो है, अरे कहाँ चला गया, अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था, ये पहला ही गलत है क्योंकि फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली, क्योंकि कैथरीना थी, जो कैथरीना का और चार्ल्स राजकुमार था, चार्ल्स प्रथम अंग्रेज, और जो कैथरीना थी पुर्तगाली, इन दोनों का विवाह हुआ था। चाहे लव मैरिज अरेंज है हमें नहीं पता, पर जो दहेज में बंबई मिला था, दहेज में अंग्रेज राजकुमार था जो चार्ल्स प्रथम, उसको बंबई मिला था। ठीक है, बाद में उस बम्बई को उसने कंपनी से दे दिया था, मतलब किराए पर, और बाद में कंपनी का एक मतलब किला वहाँ पे बना दिया था बम्बई में। ठीक है, वहाँ आपकी उसकी संस्थापक ग्यार ने की थी। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में आएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में की थी, ना जी ना। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो की थी वो सूरत में की थी। अगर पहली फैक्ट्री अस्थाई थी तो वो तो 1611 में की थी उन्होंने। थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको। देखिए, इन्होंने ना फैक्ट्रियां जो बनाई थी, जो इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, अलग अलग बनाई थी। एक तो पूर्वी में बनाई थी, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी में, और एक पूर्वी तट पे बनाई थी। तो सबसे पहले पहली जो पूर्वी पूछी जाए तो आपसे 1611 मछलीपट्टनम करनी है। मछलीपट्टनम, ये जो मछलीपट्टनम है 1611 में है। उसके बाद फिर आप पश्चिमी में करोगे ना तो 1613 में सूरत में। पर पहली अस्थाई थी भैया, इसको ना जो उस वक्त किनका शासक था, या किनका शासक चल रहा था, पुर्तगाली अपना दबदबा कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने नष्ट करवा दिया था इनकी इस फैक्ट्री को, इनकी इस कोठी को। कोठी फैक्ट्री का मतलब होता है भाई जहाँ अपना सामान हम व्यापार करेंगे, अपनी अर्निंग है, देना है, कुछ लेना है, वहां रख सके अपना। ठीक है, तो ये वाला जो है अस्थाई थी, स्थाई फैक्ट्री थी ये थी। पर अगर पूर्वी में पूछी जाए तो ये वाली थी, और पश्चिमी पूछी जाए ये पूछी थी, और दक्षिण में पूछी जाए तो सूरत ही करना है आपको, क्योंकि अस्थाई अगर ऑप्शन में लिखा होगा तो आपको मछलीपट्टनम करना, अगर स्थाई लिखा होगा तो ये करना है। अगर ऑप्शंस में दोनों लिखे हो और आपसे फैक्ट्री पूछी जाए तो ये वाली करनी है, क्योंकि वो वाली तो नष्ट करा दी थी। ठीक है, तो ये वाला जो है बार बार कहाँ चला जाता है क्वेश्चंस। अंग्रेजों ने बंबई में, ये वाला पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, क्योंकि कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, जो इन्होंने सूरत में की थी। ना तो एक है ना दो है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजी व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था। 1686 में कैसा टाइम आता है, औरंगजेब ने इनको वहां से खदेड़ दिया था। कहाँ से खदेड़ दिया था, अपने एरियाज मतलब हुगली वाले एरिया से। क्यों खदेड़ा था देख लीजिए। अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष था, नहीं। अंग्रेजी अधिकारियों को मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना था, अभी तो नहीं। अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर रहे थे, वहां पे तहस नहस कर दी हुगली वाला एरिया इन्होंने। ठीक है, जहाँ पे जो भी इनकी अंग्रेज मुगलों की जो भी चीजें थी उनको तहस नहस कर दिया, उनके व्यापारों को सब तहस नहस कर दिया। तो औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। ये हल्के में ले रहे थे अभी भारतीयों को, मुगलों को। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मुगलों ने इनको हराया और वहां से खदेड़ दिया इन्होंने। जाके जो गंगा नदी के आसपास शरण ली थी। फिर बाद में आए थे, माफी वाफी मांगी
मांगी थी इन्होंने, फिर उसके बाद दोबारा ये एंट्री कर पाए थे। तो ये चीजें हैं। तो आपको याद क्या पूछा गया हमसे, कारण पूछा गया है, कौन सा कारण था भाई जो इनका खदेड़ने का, वो ये वाला था। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। 16वीं सदी से 17वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के स्थान कथन पूछ रहे, भी कौन सा कथन सत्य है, अभी इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब कब स्थापित की थी, तो वो आपको बताना होगा एक बार। भाई अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। बिल्कुल गलत है। उड़ीसा में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी, 1633 में की थी। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था, एक पूर्वी तट था और एक पश्चिमी तट था। पूर्वी में सबसे पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में बनाई थी। मछलीपट्टनम कई बार सीरीज में लगाना आ जाता है, मछलीपट्टनम। ठीक है, ये जो डेट थी ये थी 1611। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो पुलिकट, ये थी 1626। ठीक है, ये दो डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ आपकी 1613 सूरत, पश्चिम में सूरत होगी। उसके बाद यहाँ आप देखोगे 1623। 1600 जो 23 है ना, 1623 में इन्होंने क्या किया, 1623 में भड़ोच, बड़ोत, भड़ोच, बड़ोत, खंबात, उसके बाद अहमदाबाद, आगरा, इन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री बना ली थी, नोट अधिकार नहीं किया था। उसके बाद, इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे हरमूज जल संधि पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो है बम्बई, 1668 में इनको बम्बई मिल गया था। तो पूरा डिटेल में इनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, पूरा डिटेल जो है हमें इनकी पढ़नी होती है। 28 में इन्होंने हरमूज जल संधि पर अधिकार कर लिया था, 1628 में। हरमूज जल संधि, जो हरमूज जल संधि हमने पढ़ा ना, पुर्तगालियों के पास थी। इन्होंने हरमूज जल संधि पर अधिकार कर लिया था, किसके साथ मिलकर, ईरानियों ने इनकी हेल्प की थी। और 1668 में, 1668 में अभी हमने पढ़ा था ना, बम्बई इनको मिल गया था दहेज में। यहाँ तक हो गया। अब पूरब में पूछे तो पूरब में जो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम के बाद इन्होंने जो है पुलिकट 1626 में एक अरमा, अरमा गांव था, वहां पे प्राप्त की थी। और 1632 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, 1632, अरे यहाँ पे तो नहीं हो रहा, चलो हाँ यही समझा देती हूँ आपको। एक एक क्वेश्चंस पे बड़ा टाइम लगता है बच्चा। ये वाला जो आपका पश्चिमी तट हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका पूर्वी तट है, बार बार मैं इसी चीज के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, पश्चिम में सबसे पहले तो इन्होंने 1613 में सूरत, 1600 फिर इनका था जो था आपका 23, 23 में भड़ोच, बड़ौत, कुछ भी पूछा जाए, आगरा, खंबात, अहमदाबाद, आगरा, आगरा हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अधिकार हो गया था। फिर उन्होंने जो है ना 1626 में, ठीक है, 1600 जो 26 है, 1600 सॉरी 28, 1628 में इन्होंने क्या कर लिया था, ईरान की हेल्प से, फैक्ट्री बना रहे हैं सब जगह, ईरान की हेल्प से खंबात, दिमाग कहाँ गया, ईरान की हेल्प से हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद इन्होंने 1668 में बंबई प्राप्त हो गया था। ये तो इतना तो आपको याद रखना है, पश्चिमी पे, ज्यादा पश्चिमी पे नहीं जाना, पूर्वी पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है आपको। 1611 में मछलीपट्टनम, ठीक है, 1600 जो आपका है यहाँ पे है 26 पुलिकट। उसके बाद अब हम जब मेन जाते हैं वो जाते हैं 1632 में, 1600 मतलब पुलिकट में जो एग्जैक्ट जगह पूछी जाए ना आपको, अरमा गांव में इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, अरमा गांव में। उसके बाद 1632 में इन्होंने एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुनहरा फरमान। इन्होंने ना 500 पैगोडा, पैगोडा, अभी ना यही वाली जो है मुद्रा यहाँ पे चल रही थी, पैगोडा वाली मुद्रा, क्योंकि इनको ना अपनी अथॉरिटी नहीं मिली थी अभी, डच की जो है ना, पुर्तगालियों की जो मुद्रा है यहाँ पे चल रही थी, जो है आपके डचों की। तो ये वाली मुद्रा यहाँ पे चल रही थी 500 पैगोडा। 500 पैगोडा दिए इसने किसको, गोलकुंडा के शासक को, गोलकुंडा को शासक, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। गोलकुंडा के शासक को 500 पैगोडा दिए, और जो यहाँ वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मुक्त व्यापार की अथॉरिटी इन्होंने ले ली थी और यहीं पे अपनी कोठी बना दी थी। उसके बाद ना 1633 है ना,
वहां पे बालासोर, ये पड़ता है उड़ीसा। दूसरी जगह थी हरिहरपुरा, ये भी पड़ता है उड़ीसा में। तीसरा था कासिम बाजार, कासिम बाजार, ये जो पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इनका अधिकार हो गया था 1633 में। 1633 ना उसका, 1633 में इनका अधिकार हो गया था इस पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटना बिहार, मतलब बिहार भी, मतलब पटना में भी हो गया था इनका। फैक्ट्री बना ली थी इन्होंने यहाँ पे अपनी। उसके बाद आप चलते हैं 1639। 1600 जो 39 है ना, 1639 में क्या हुआ था, जो फ्रांसिस डे, एक अंग्रेज थे, एक अंग्रेज थे फ्रांसिस डे, और उन्होंने ना विकेंट द्वितीय शासक था, विजयनगर का शासक था विकेंट द्वितीय, उसके सामंत थे जिसका नाम था दमरेला वेंकटप्पा। ठीक है, उससे इन्होंने मद्रास लिया था, मतलब जमीन ली थी वहां पे, मद्रास की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे 1651 है, ब्रिस्बेन के नेतृत्व में एक व्यापारी संगठन यहाँ पे आया, अंग्रेज व्यापारी। उसके साथ था डॉक्टर ब्रांटन था। डॉक्टर ब्रांटन ने शाह सुजा की बहन को, या किसी स्त्री थी, महिला थी जो उनके परिवार में, उसको ठीक कर दिया था। तो 3000 रुपए में इन्होंने बंगाल में मुक्त व्यापार पा लिया था। तो वो सारी चीजें हमें एक सिस्टम से याद रखनी होती है। ठीक है, तो हम जो जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे, वो इस पे ही जा रहे हैं कि अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो हमने अभी अभी पढ़ा 1651 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। कब की थी? 1633 में की थी। ये वाला याद रखना आपको, 1633 में। उसके बाद इन्होंने मद्रास फैक्ट्री जो है वहां के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया था। जो ये ना मद्रास, ये 1639 में, मैंने अभी आपको समझाया था, 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज ने विकेंट द्वितीय, विजयनगर के शासक के सामंत दमरेला वेंकटप्पा से यहाँ की भूमि या जमीन ले ली, वहां मद्रास की स्थापना की, और उसको ये कहा कि हम आपको आधा टैक्स दिया करेंगे। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो गई थी। तो आपको याद रखना है। तो इसमें ओनली क्वेश्चन नंबर ये दो वाला राइट है, एक गलत है, क्योंकि 1633 में हमने पढ़ा बलासोर उड़ीसा में, हरिहरपुरा, इन सब पर अधिकार हुआ था। तो एक एक चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू हुआ था। तो आपको भी पता है फ्रांसीसियों का जो व्यापार है भारत में अंग्रेजों के बाद हुआ था। जो पड़े पड़े वाली, उससे याद रखना है, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, और फिर क्या था, डब्स, डेनिस, फ्रेंच, तो अंग्रेजों के बाद आए थे, ये राइट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, ये वाला रोंग है। मैं अभी समझाती हूँ उसके बारे में। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, तब कर्नाटक के युद्ध चले थे, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है, उनकी डेट, उनका कौन कौन सा युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने समय में फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। जब तक डुप्ले भारत में था ना, ये जीतता ही जा रहा था फ्रांसीसियों, मतलब जिताता जा रहा था फ्रांसीसियों को इंग्लैंड से, अंग्रेजों से। पर जब डुप्ले को वापस बुला लिया उसकी सरकार ने, उनको लगा कि ये युद्ध को ज्यादा लंबा खींच रहा, किसी और को भेजते हैं, तभी उनकी हार शुरू हो गई थी। तो ये राइट आंसर है। जब तक ये था तब तक ही शक्ति चरम सीमा पर थी। उसके बाद फ्रांसीसियों का जो एंड होता है वो 1760 में वांडेवास युद्ध में होता है। उसके बाद पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार, मतलब कुछ नहीं रहे थे, मतलब नॉर्मल सी व्यापारिक शक्ति के रूप में रह गए थे, और काम कर सकते थे, तथा न तो में अपनी फैक्ट्री बना सकते थे, न ही किलेबंदी कर सकते थे। तो ये राइट है। रोंग क्या है? रोंग पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। तो उस कथन में हम इस पर जाएंगे कि फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ही आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस का इतना अच्छा लेवल है, यहीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर है। तो देखिए ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे। फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी, आपको एक एक चीज की स्टार्टिंग बता देती हूँ। एक बर्नियर आया था, बर्नियर, फ्रांस का व्यक्ति, ठीक है, डॉक्टर बर्नियर भी लिखा होता है उसके नाम के आगे। ये बर्नियर आया था,
बर्नियर जो भारत में आया था 1658 में आया था। आके भारत में देख दाख के सारी चीज गया, इसने वहां जाके बताया भी ऐसे ऐसे व्यापार होता है और ऐसे ऐसे चीजें हैं, आप भी जाके व्यापार कीजिए। तो यहाँ पे उस वक्त जो टाइमिंग चल रहा था 1664 में, जब यहाँ पे कंपनी बनी थी, कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस में जो कंपनी बनी थी उस वक्त लुई 14वें का शासन काल था, और जो है वहाँ वित्त मंत्री कोलबर्ट था। इन्होंने एक कंपनी को तैयार किया था, 1664 में बनी थी, जिसने 1668 में भारत में अपनी सूरत में फैक्ट्री बनाई थी, सूरत में फैक्ट्री। यहां तक पहले आप ये जान लीजिए, जो ये 1664 में कंपनी बनी थी ना, इन्होंने 55 लाख 55 लाख लिब्र इसमें खर्च, मतलब पैसा लगाया था। 55 लाख, इनकी जो मुद्रा होती है वो थी लिब्र। 55 लाख लिब्र लगाए थे इन्होंने कंपनी का भी सारा मैनेजमेंट तैयार करने के लिए, जिसमें 35 लाख जो है यहाँ के सरकार के थे, मतलब यहाँ के उसके लुई 14वें के थे। 35 लाख यहाँ के राजा के थे। अब आप देखो, जब 35 लाख 55 में से 35 राजा के हो जाएंगे तो 20 झीन के बचेंगे कंपनी वालों के। तो इसमें ज्यादा जो है बेनिफिट किसको देना पड़ेगा? राजा को। जो भी इसकी अर्निंग आएगी, जितना जो कुछ भी होगा वो राजा को देना पड़ेगा। तो ये क्या थी, एक तरह से बिल्कुल नवाब पर या शासक पर जो है, या फिर राजा पर आश्रित जो इनकी कंपनी थी, ठीक है। जिस कंपनी को, वैसे तो इस कंपनी को बोलते हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ भी नाम इन्होंने रखा हुआ था, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अपने नाम के आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। पर वैसे जो इनका वहां पे नाम था ना, वहां पे जो इन्होंने काम नाम रखा हुआ था, वो रखा हुआ था कंपनी देस इंडिसे ओरियंतलेज, ओरियंतलेज, ये नाम था वैसे इनका, अपनी लैंग्वेज में इनका कंपनी देस इंडिस ओरियंतलेज, वैसे इनको बोलते थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी? ये फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, तो कंप्लीटली फ्रांस की सरकार पे ही डिपेंड थी। जितना पैसा आता, 35 लाख उसने लगा रखे थे, पहले उसको देते और 20 लाख में फिर अपना रखते थे। तो वो चीजें इनको मतलब आपको बताई जा रही है कि भाई ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रांस की सरकार के अंडर में ही थी, फ्रीडम नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। जैसे ये जो अंग्रेज वाली कंपनी थी ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र थी, ठीक है। दूसरी और कंपनियां हैं जो सरकार को, थोड़ी सरकार पे डिपेंड थी, थोड़ी अपने आप पे डिपेंड थी। ये थी, ये ज्यादा सरकार पर डिपेंड थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित करना है, और वही क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम आंगल, ये आपका प्रथम आंगल मैसूर, ठीक है, द्वितीयांगल मैसूर, तृतीयांगल मैसूर और चतुर्थांगल मैसूर युद्ध। चारों मैसूर युद्ध मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पहले तो आपको उनके गवर्नर जनरल याद रखने हैं, फिर आपको उनके सेनापति भी याद रखने हैं, तो उसी में आपको पूछा जा रहा है। देखो, प्रथम गवर्न आंगल मैसूर युद्ध, अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पूरा नाम है इसका, खाली वारेन हेस्टिंग लिखा होता है ज्यादातर। वारेन हेस्टिंग था, दोनों में वारेन हेस्टिंग था। तो दो वारेन हेस्टिंग तो कहीं लिखे हुए नहीं है, ओ सॉरी, हाँ, दो वारेन हेस्टिंग तो कहीं लिखे नहीं हुए। पर मैंने आपको एक पढ़ाया था पहले वाले में, वेरेलस्ट भी था, पहले वाले में सेनापति वेरेलस्ट भी था। तो आप प्रथम को वेरेलस्ट पर जाके लगा दीजिए, क्योंकि वेरेलस्ट प्रथम में था, और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, वैसे दो में था। तो आपको तो एक ही के साथ मैच करना है, तो आप द्वितीय के साथ मैच कर दीजिए। तीसरे में मैंने आपको बता दिया था कार्नवालिस था, और चौथे में मैंने आपको बताया था वेल्जली था, ठीक है। अब आप इसके साथ मैच कर लीजिए, पहले का सेकंड कहाँ है, और दूसरे का जो है वो आपका कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा, हाँ। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है 2413, 2413, ये वाला इसका राइट आंसर है। समझ आया ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था अगर गवर्नर जनरल ना पूछे गए हो तो आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे सेनापति भी सामने मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। और यहीं पे वही दे दिया आपको, वेरेलस्ट। वेरेलस्ट प्रथम में था, तो इसलिए आप प्रथम के साथ मिलान करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के संदर्भ में सत्य है? टीपू सुल्तान के संदर्भ में ये सारे ही कथन सत्य हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने नई मुद्रा प्रणाली चलाई थी, हिंदू देवी देवताओं के जो है उन पे पिक्चर्स होते थे, हैदर अली की जो वो थे, क्या बोलते हैं, सिक्के थे, उन पे भी देवी देवताओं की पिक्चर्स होती थी, ठीक है। इसने वर्ष तथा महीनों, कई बुकों में लिखा होता है महीने और दिन,
ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसने वर्ष और महीनों में अरबी भाषा का जो है इन्होंने जो प्रयोग किया था। इसने श्रृंगेरी व जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनः निर्माण हेतु धन दान दिया था। बिल्कुल राइट आंसर है ये, सारे के सारे राइट है। इन्होंने जो श्रृंगेरी में जो एक मंदिर था जिसका नाम है शंकराचार्य, ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य का मंदिर था, वहां पे इन्होंने पैसे दान दिए थे। किसके लिए? किस मंदिर का पुनरुद्धार कर दिए, और शारदा पीठ बनवाने के लिए भी इन्होंने पैसे दान दिए थे। और एक जो श्रीरंगपट्टनम के पास एक मंदिर था, रंगनाथ मंदिर, सिंह नरसिंह, जो नरसिंह भगवान है उनका मंदिर था रंगनाथ मंदिर, गंगोधर मंदिर भी इसको बोला गया है, उस मंदिर के लिए भी इन्होंने पैसे दिए थे। तो ये सारी चीज़ इसके बारे में याद करनी है, तो उपरोक्त सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अभी जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचते हैं हम नेक्स्ट में चलेंगे। आप इन सबको ध्यान से पढ़ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।